हेलो क्लास 10 वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर 4 का रिवीजन, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि इस बार बोर्ड में आ सकता है वो सब कंप्लीट कर देंगे। इसे एक वीडियो से आपका पूरा चैप्टर 4 रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है और ये होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है जिस इक्वेशन में डिग्री कितनी हो, 2 हो, है ना, जिसकी डिग्री 2 हो। तो अभी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, आपने अगर पॉलिनोमियल की वीडियो देख ली है तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। बस उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी कि सारी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ठीक है, वहाँ पे हम जो चैप्टर 2 में हम बात करते हैं ज़ीरोस की। ज़ीरोस क्या होता था? अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम ज़ीरोस की जगह बस रूट्स की बात करते हैं। रूट्स और ज़ीरोस बात बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ज़ीरोस अगर अल्फ़ा बीटा है तो रूट्स भी यहाँ पे सेम ही होता है। एक्स की 2 वैल्यूज़ जो आती है जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं ना, यहाँ पे हम उन्हें रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अभी आप बस देख लो, ये थोड़ी बहुत चीज़ें उससे आपको क्लियर हो जाएंगी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए बी सी तो आपको दिख रहा होगा। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो अकेला होता है वो सी होता है। तो अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो, यहाँ पे 3 केस होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होता है? नो रियल रूट एग्जिस्ट। और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो इक्वल रूट एग्जिस्ट। अभी ये तीनों क्या होते हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला होता है, आपको याद है हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। ये डी फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे रूट के क्वेश्चन फंस गए, है ना, तो रूट के क्वेश्चन में मिड टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर डी के फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे और एक्स की आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट है और हर साल ना इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा कि भाई ये है क्या। तो एग्जांपल है फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन के रूट्स निकालने। रूट्स का मतलब भी मैंने बताया कि एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आप ज़रा ट्राई करो इसके फैक्टर्स बनाने के, यानी कि मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, इसके आप फैक्टर्स बनाने का ट्राई करो, बनेंगे ही नहीं। बना के देखो, रूट में बनेंगे पर नॉर्मली जैसे हम लेते थे ना 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 1 सा 4 हो जाएगा और फिर 2 2 सा 2 1 जा 2 एलसीएम हो जाता था। पर यहाँ पे देखो हमें क्या लाना है? 1, है ना। तो ऐसा कोई नंबर बता दो कि जो बीच में 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए। इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसका? डी का। और इससे देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? डी का फॉर्मूला। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब यहाँ पे ए बी सी लिख लो। पहले ए क्या है? ए है यहाँ पे 1, बी भी है, बी यहाँ पे क्या है? -1, और सी क्या है यहाँ पे? -4। ठीक है, तो अब पुट करो सर इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? 1 और सी क्या है? -4। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, यानी कि डी किसके बराबर आएगा आपका? 17 के बराबर। ठीक है, डी किसके बराबर आएगा आपका? 17 के बराबर। अब डी देखो 0 से बड़ा आया। डी अगर 0 से बड़ा आया है तो उसका नेचर क्या होगा? ये नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। तो नेचर क्या होगा इसका? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स का मतलब है यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वे दोनों की दोनों डिफरेंट आएंगी। अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं। डी की वैल्यू 79, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी, हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, अगर इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। अब एक्स की 2 वैल्यूज जो आएंगी ना वे दोनों की दोनों अनइक्वल होंगी। लाइक पहली अगर 1 है तो दूसरी 2 आएगी, या फिर 2 है तो दूसरी -1 आएगी, यानी कि दोनों की दोनों अनइक्वल आएंगी। ठीक है, तो डी 17 हो गया, तो यानी कि नेचर ऑफ रूट्स का क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब इसके अगर आपको रूट्स फाइंड करना है तो वो देखते हैं। देखो, तो इसके रूट्स फाइंड करते हैं। देखो, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये तो होता है। तो अब यहाँ पे पुट करो ज़रा, एक्स बराबर -b क्या है? b क्या है आपका? -1, तो एक माइनस पहले से बाहर ही है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है आपका? 17, है ना। डी क्या है आपका? 17, तो अंडर रूट 17 अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या है? 1।
तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √17/2। तो देखो आपका ये जो आपके x की वैल्यू आएंगी ना कुछ इस फॉर्म में आएंगी, पर अगर हम रिटर्न स्प्लिटिंग करते तो वो डिफिकल्ट होता। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई, एक तो x बराबर 1 प्लस √17/2 और एक क्या आएगी x बराबर 1 माइनस √17/2। अब आपको ये प्लस माइनस समझ में नहीं आया। देखो यहाँ प्लस और माइनस है, यानी कि हमने क्या लिखा, x की दो वैल्यूज़ आएंगी आपको पता ही है, तो यहाँ पे एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। तो एक बार प्लस का साइन साथ देती है और एक बार माइनस का, और देखो आंसर आ गया। कितना आसान हुआ। तो बस सिंपल है, जब भी आपको रूट्स निकालने के लिए आए तो आप डी का फॉर्मूला लगा दो, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा, बिना कुछ सोचे कि एलसीएम ले वगैरह कुछ भी, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना ए बी सी लिख लो। ए क्या होता है आपका, सोल्व फॉर एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ भी। तो ए क्या है आपका यहाँ पे √3, ठीक है। बी क्या है आपका यहाँ पे -2√2, ठीक है। और सी क्या है आपका यहाँ पे -2√3। देख लो आप, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो आपका एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो अकेला होता है वो क्या होता है सी। तो आप देख लो साइन के साथ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब डी का फॉर्मूला लगाओ। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। तो b क्या है आपका -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है आपका √3 और c क्या है आपका -2√3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसे सोल्व करना थोड़ा आपको लगता है भाई ये कैसे होगा, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है -2√2 का होल स्क्वायर, अभी तो मैं समझा रहा हूँ फिर हम डायरेक्ट करेंगे। -2√2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ दो बार लिखी है, यानी कि -2√2 इंटू -2√2, इसका मतलब ये तो हुआ है ना। अब नंबर की नंबर में होती है, रूट की रूट में होती है। तो पहले तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 सा 4, माइनस से माइनस प्लस 2 2 सा 4। अब √2 इंटू √2 होता है 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 4 2 सा 8, ठीक है। तो -2√2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 8। अब माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8 और √3 इंटू √3 3, ठीक है। तो 8 प्लस 8 3 सा 24 और 24 प्लस 8 32। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई 32। तो डी 32 आया है, यानी कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या आएगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो एक्स का फॉर्मूला लगाओ। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस -√d/2a, यही तो होता है। तो x बराबर b क्या है आपका -2√2, b क्या है -2√2, माइनस पहले से ही है तो माइनस एक पहले से ही है और एक -2√2 इसकी वैल्यू है, प्लस माइनस √d, d क्या है 32, यानी कि √d क्या आएगा आपका √32/2 इंटू ए क्या है आपका √3, तो यहाँ पे पुट करो 2 इंटू √3। यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा क्या आपका 2√2 प्लस माइनस √32/2√3। तो एक बार इसको बस प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो, तो 2√2 प्लस √32/2√3। एक तो x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू क्या आएगी 2√2 माइनस √32/2√3, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हो, √32 को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। √32 क्या होता है 4 4 16, यानी कि 4√2, तो आप √30 को 4√2 भी लिख सकते हो। कैसे 4 4 16, 16 2 सा 32, ठीक है। तो फिर यहाँ से कॉमन लेना, 2 से 2 कट जाएगा, या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो जब भी आंसर सही है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये भी यहाँ पे भी आपको करना है सोल्व फॉर एक्स। और बच्चे ना इन क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं, पर इनकी एक ट्रिक है। क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना ए बी एक्स में, तो बस क्या करना है आपको, ए बी वाले एक तरफ कर लो और एक्स वाले एक तरफ। तो ध्यान से देखो, यहाँ से इसको इधर ले जाना इम्पॉसिबल है, मतलब यहाँ से इन्हें ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, पर यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है, 1/a प्लस 1/b और 1/x अलग अलग है। तो इस 1/x को इधर उठा के लेके आओ, तो क्या होगा यहाँ पे 1/a प्लस b प्लस x एज इट इज, माइनस में 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, ऐसे होगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, 1/x को उधर उठा के लाए और सब चीज़ें एज इट इज़ है, ठीक है। अब क्या लेंगे यहाँ पे हम एलसीएम। एलसीएम लेने की देखो ट्रिक होती है सिंपल सी, अगर यहाँ पे एलसीएम लेना कभी भी आ जाए ना आपको, तो जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, लाइक मेरे को ना 1/sin, यहाँ पे देखो सेट आए थे, लाइक मैंने 1/x प्लस 1/y का मुझे एलसीएम लेना है ना। तो कैसे लेंगे, एक्स वाई तो इधर लिखो, ठीक है, एक्स और वाई तो एज इट इज़ लिखो, वाई की इधर मल्टीप्लाई और एक्स की इधर, तो वाई की इधर और एक्स की इधर। दोबारा देखो, लाइक मुझे ना 1/sin थीटा
माइनस 1 cos थीटा का लेना है एलसीएम। तो कैसे लेंगे ध्यान से देखना, साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़ लिखो, साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़ लिखो, कोस थीटा की इधर मल्टीप्लाई और साइन थीटा की इधर, हमेशा इसकी पहले इधर होगी और इसकी इधर, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपकी वर्क कर जाएगी सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस एक्स और एक्स एज इट इज़ है, तो इसको यहीं पे लिखो, ए प्लस बी प्लस एक्स ब्रैकेट बना लेना और यहाँ पे एक्स, अब एक्स की इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर, तो एक्स की इधर। अब ध्यान से देखना, माइनस का साइन जब भी होता है ना ब्रैकेट बना लो, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रैकेट बनाना भूल जाते हैं, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए बी एलसीएम है तो ए बी आएगा, फिर क्या होगा बी की इधर मल्टीप्लाई ए की इधर, तो बी प्लस ए, क्लियर है। अब एक्स माइनस, ये माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स और एक्स, ठीक है, और बी प्लस ए अपॉन ए बी। कभी भी ना डिनोमिनेटर को कभी मत छुओ, लास्ट में देखना इसकी नीड होती है, ठीक है, तो तभी करो, नहीं तो रहने दो। एक्स की एक्स वैल्यू कट गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस ए माइनस बी अपॉन, या मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करोगे जब भी गलत नहीं है। देखो मैं कर ही देता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में बी प्लस ए अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखो, क्या आप इसको इसे आगे सोल्व कर सकते हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी, यहाँ पे बी प्लस है, अगर ये इससे कट जाए तो काम हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ से दोनों तरफ, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लो, तो ऊपर क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, माइनस का साइन कॉमन आ गया ना, और नीचे एज इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखना, इधर भी ए प्लस बी है, इधर भी ए प्लस बी प्लस ए और ए प्लस बी बराबर है ना, यहाँ भी बी प्लस है ए प्लस बी, तो इससे ये कट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 अपॉन एज इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी की माइनस ए बी में करोगे तो ये बचेगा, और इसकी इस 1 में करोगे तो एज इट इज, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए बी की इसमें करोगे तो क्या आएगा माइनस ए बी। क्या समझ में आया, इसकी 1 में करिए एज इट इज, और ये इधर, अब इसको प्लस में ले आओ, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और इक्वेशन में क्या बचेगा 0। हमें क्वालिटी की इक्वेशन बनानी थी ना, तो देखो क्वालिटी की इक्वेशन कुछ बन रही है। क्वालिटी की इक्वेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था ना क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो होती है। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसे लिख दो एक्स स्क्वायर, पहले लिख दो डिग्री के हिसाब से अरेंज कर दो ना, एक्स स्क्वायर पहले एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी एक्स एज इट इज़ प्लस ए बी एज इट इज इक्वल्स टू 0। मैंने बस कुछ नहीं किया, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स एज इट इज और ये यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा ये बताओ, इन दोनों में आप फैक्टर ले लो, यहाँ पे मिनट स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, कभी आप सोचो मिनट स्प्लिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस ए। अब सोचो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सोचो बी एक्स और ए बी में क्या कॉमन आएगा बी, तो यहाँ से अगर बी कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया, तो अब बस लास्ट स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ 2 बार लिखी है उसको 1 बार लिखो, यानी कि एक्स प्लस ए, और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में, यानी कि एक्स प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, ठीक, और इक्वल्स टू में तो 0 होते ही है इसके। अब एक बार एक्स प्लस ए को 0 के बराबर रख दो, और एक बार एक्स प्लस बी को 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए, और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी, आंसर खत्म क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा देखो, दिखने में ऐसा लग रहा था बहुत हार्ड है, बट पहले स्टेप ले लोगे आगे का सिंपल है, बस क्या करना है एक्स एक्स वाले एक तरफ ए बी वाले एक तरफ एलसीएम लेते चलो, यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे माइनस का साइन लेने के बाद ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो ये कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई और नॉर्मल बेसिक यहाँ पे कॉमन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। देखो, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, और ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ना, मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा, आप बस इसी तरीके से करना है, स्पीड वाले क्वेश्चन आपके हमेशा सही होंगे, ठीक है। बस आप एक छोटी सी बात ध्यान रखो, एक बात बताओ मुझे आप कि भाई यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर मैं दूसरे पेपर ले लेता हूँ। देखो अब एक बात बताओ, मेरे को लाइक मान लो मेरठ से दिल्ली जाना है, ठीक है, मेरठ से मेरे को दिल्ली जाना है ऐसा मानो, ठीक है। अगर मेरे को मेरठ से दिल्ली जाना है तो मान लो मेरे को डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, अप्रोक्स 60 किलोमीटर,
60 किलोमीटर, मेरठ से दिल्ली 60 किलोमीटर ही बैठता है अप्रोक्स अगर देखें तो 60 किलोमीटर होगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं बाइक या स्कूटी या ट्रेन से जा रहा हूँ, मान लो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो एक बात बताओ, अगर मैं स्पीड को तेज़ करूँ, अगर ट्रेन की स्पीड तेज़ हो जाए तो मैं जल्दी पहुँचूँगा या लेट पहुँचूँगा? खुद सोचो। अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ और ट्रेन की स्पीड तेज़ हो जाए तो मैं मेरठ से दिल्ली जल्दी पहुँचूँगा या लेट पहुँचूँगा? ऑब्वियस सी बात है, मेरे को टाइम कम लगेगा दिल्ली पहुँचने में क्योंकि स्पीड तेज़ हो गई। अब एक बात बताओ, अगर स्पीड मंदी हो जाए, स्पीड अगर स्लो हो जाए तो बताना टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा, पक्की बात है ज़्यादा लगेगा। पर एक बात बताओ, क्या 60 किलोमीटर कभी भी चेंज होगा? क्या मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस कभी भी चेंज होगी? आया समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं दोबारा बताता हूँ। अगर मेरे को मेरठ से दिल्ली जाना है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हमेशा डिस्टेंस तो सेम रहेगी, चाहे ट्रेन मंदी चले, चाहे तेज़ चले। अगर ट्रेन तेज़ चलेगी तो टाइम मुझे कम लगेगा, अगर स्पीड मंदी होगी तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस इसे दिमाग में रखना। अब देखना, क्या बोला है, एक फ़्लाइट है जो कि उसे कितना कवर कर रही है, 600 किलोमीटर कवर कर रही है डिस्टेंस। एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से वो स्लो हो गया। अगर वो स्लो हो जाएगा तो वैसी बात है उसकी अगर वो स्लो हो गया तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान से देखना, इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर। यानी कि जब स्लो डाउन हुआ तो उसकी स्पीड कितनी रिड्यूस हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर। और एंड टाइम पक्का उसका बढ़ेगा, और कितना बढ़ गया वो, 30 मिनट से उसका टाइम बढ़ गया। ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आर में है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किस में आ गया, मिनट में। तो बच्चे यहाँ पे ना मिनट से आर में जाने में गलती कर देते हैं। तो बस आप ये सब चीज़ें देखना। ठीक है। आपको बताना है फाइंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम। तो अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करो, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की स्पीड को क्या मान लो आप, एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड तो नहीं पता ना, स्पीड कितनी थी, स्टार्टिंग में प्लेन कितने चला। ठीक है। अब इनकी ट्रिक देखना कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, तो सबसे पहले स्पीड मानना एक्स। ठीक है, फिर एक लाइन खींचना इस तरीके से। खींचने के बाद यहाँ पे लिखना केस 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखना केस 2। ठीक, केस 2 लिख दिया। केस 1 होगा इनिशियल, यानी कि जब प्लेन स्टार्ट हुआ होगा तब का। केस 2 होगा जब मंदी या तेज हुई होगी। ठीक है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो तेज या स्पीड उसकी मंदी हुई होगी तब का केस। तो यहाँ पे लिखो एस डी टी, यहाँ पे भी लिखो एस डी टी इक्वस टू। ठीक है। अब करते हैं, एक बात बताओ, स्पीड कितनी मानी है आपने, लेट करा है स्पीड को एक्स माना है, स्पीड को एक्स माना है, तो स्पीड इनिशियली कितनी है, एक्स। ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी, 600 किलोमीटर। ठीक है। टाइम मुझे कितना लग रहा है शुरू में, T1, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे को टाइम कितना लग रहा है, तो T1 होगा। अब केस 2 मैंने क्या बताया, केस 2 होगा जिसमें आपकी स्पीड आपने लो या बढ़ाई होगी। ठीक है। केस 1 में कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है, केस 2 में होता है सब कुछ। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट की स्पीड को स्लो कर दिया बैड वेदर की वजह से, और कितना स्लो किया, 200 किलोमीटर से घटा दिया। तो स्पीड उसकी कितनी घटा दी है, 200 से माइनस कर दिया है। तो आप ना 200 माइनस एक्स मत लिख देना, ये गलती हो जाती है। क्यों, हमेशा एक्स में से ही माइनस होगा, टी में ही प्लस होगा। ठीक है, हमेशा। कभी आप 200 माइनस एक्स लिख दो, है ना, तो कितना स्पीड को घटाया गया, 200। तो क्या हुआ, एक्स माइनस 200 हो गया। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, मैंने बताया ना, मेरठ से दिल्ली जाओगे 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 600 किलोमीटर रहेगी। अब टाइम कितना बढ़ाया, इंक्रीज़ हो गया 30 मिनट से। तो शुरुआत में अगर T1 था तो फिर क्या हो जाएगा, T1 + 30। तो आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप बैक करो वीडियो को, दोबारा देखो अगर आपको कम समझ में आया। सिंपल है, केस 1 में होगा जिसमें इनिशियली सब कुछ होगी चीज़ें, और केस 2 होगा जिसमें आपने स्पीड कम और टाइम बढ़ाया होगा। ठीक है। अब इसे करने के बाद यहाँ पे आप हमेशा लगाना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू D/T होता है। आप हमेशा यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाओगे, टाइम का। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। अरे यहाँ पे लगाओ, सबसे पहले यहाँ लगाओगे फिर यहाँ पे। तो टाइम, यहाँ पे टाइम क्या है, T1, तो T1 लिखा। डिस्टेंस क्या है आपकी, 600, तो 600 लिखा। और स्पीड क्या है आपकी, x, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/x। ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ केस 2, यहाँ पे भी टाइम का फॉर्मूला लगेगा, T इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा, आप लगा इसमें आपको T1 + 30। ठीक, और डिस्टेंस कितना है आपका, 600, और स्पीड कितनी है, x माइनस 200। ठीक है। पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टाइम था आपका मिनट में था, पर मैंने बताया था किस में होना चाहिए, आर में। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको ना 60 से डिवाइड कर देना बस, है ना। कभी भी मिनट से आर में जाना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, अगर मिनट से आर में जाना है। तो यहाँ पे 30/60 हो जाएगा,
ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे T1 + 30 लिखा था, ये मिनट में था, आर में करने के लिए बस 60 से डिवाइड कर दो 30 को, बस 30 को। तो यहाँ पे भी 30, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो T1 + 30/60 = 600 - ये। तो अब जो आपकी दूसरी वाली कंडीशन आई है ना, इसको हमेशा सेंटर में लिखो, ठीक है। ये जो कंडीशन आई है इसको लिखो एज इट इज़। तो क्या है आपकी T1 + 30/60 = 600/x - 200, ये तो होगी। अब बस आप ध्यान से देखो, आपको हमेशा T1 की वैल्यू हमेशा मिल जाएगी पहले वाले केस से। यहाँ पे T1 देखो, ये तो आपने दूसरा केस सोल्व किया तो आपका ये आया, ठीक है। अब बस T1 की वैल्यू देखो क्या है, 600/x, तो यहाँ पे पुट कर दो। इस T1 की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 600/x। इसे भी सोल्व कर लो, ये होगा आपका 1/2। तो 1/2 = 600/x - 200। अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे ना, आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल उसकी तरह भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। तो ये x और ये पूरा x एक तरफ लो, नंबर वाले एक तरफ। तो 600/x - 600/x - 200 = 1/2, इधर उठ के जाएगा माइनस में 1/2, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, सोचो। सिर्फ इतने एरिया में से, नीचे में से कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। कभी आप सोचो x कॉमन ले लो, पर ऊपर क्या है 600, तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा 600, ऊपर क्या बचेगा 1/x - 1/x - 200 = में -1/2। अब यहाँ पे 600, अब यहाँ पे एलसीएम लो। अभी मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं x वाले का। जो चीज़ ये इधर है इसको ऐसे लिखो, x और x - 200 लिखी, इसकी इधर और इसकी इधर। मैंने बताया ना x y में अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो बस ये दोनों चीज़ें ही लिखो, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे। तो x - 200 - x = -1/2। देख लो एक बार। अब x से x कट गया, ये माइनस का है प्लस का। अब क्या बचेगा 600, इसकी ना मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, बेवजह और आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पर आप करना चाहोगे गलत भी नहीं है, पर मेरी बात मानो ना, ये 600 ना हमेशा डिवाइड में ले आओ। ये ना क्वेश्चन ना स्पेशल टाइप के होते हैं, जो कैलकुलेशन अगर इजी करनी हो तो ऐसे ही कर लो। तो -200 और इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, x² - 200x = -1/, ये जो 600 था इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा 2 × 600। एक बार आप ये वाला स्टेप देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, x काटा, 600 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में ले आओ, ठीक है। तो अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, बचेगा क्या ऊपर 200/x² - 200x = 1/1200, ये तो बचेगा, देख लो, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप इसकी इस मल्टीप्लाई करते हैं ना, कुछ नहीं होता, कोई गलत नहीं है, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ करने का। अब इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x² - 200x = 1200 की 200 में करोगे तो 12 2 सा 24, और जीरो कितने लग जाएंगी, 1 2 3 4। तो ये, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 200x - 2400। तो आपकी बन गई इक्वेशन ये, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब बस इसे डी के फॉर्म में सोल्व कर लो या इसमें मिड स्प्लिटिंग कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा एरर हुआ है, क्या, 12 2 से 24 और 2 0 थी, 2 ये भी तो लेंगी, 4 0 आ जाएंगी, तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपकी 4 0, ठीक है। तो 2400 और ये 0 0 = 0। अब यहाँ पे हम डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि वो से ईजी पड़ता है, क्योंकि इसकी इतनी मिड स्प्लिटिंग करना बेवजह की टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो 200x - 240000 = में 0, ठीक है। तो अब बस इसकी मिनट स्प्लिटिंग करते हैं बाय यूजिंग डी फॉर्मूला। तो d = b² - 4ac। तो यहाँ पे a क्या होगा आपका 1, b क्या होगा आपका यहाँ पे -200 और c क्या होगा आपका यहाँ पे -2440, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे ज़रा, b की वैल्यू पुट क्या करेंगे, -200 का स्क्वायर -4 × a × c क्या होगा आपका यहाँ पे -2440, ठीक है। 200 का स्क्वायर क्या होगा 40000 माइनस माइनस प्लस। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16, 4 2 8 196, 1 2 3 4 4 0। अब बस यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे हम इसको, तो यहाँ पे 40000, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे 0 0 0 0, 6 और 4 10 और 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 10 की पावर 6, 1 2 3 6। तो डी आ गया आपका 6 0। अब यहाँ पे x की फॉर्मूला लगाओ, -b + -√d/2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो,
तो b क्या है आपका -200, तो -200 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें 10⁶ लिख रहा हूँ, ठीक है। 10⁶ को समझ गए ना, 2 × 1। अब ये क्या हो गया आपका 200। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस रूट में से 10⁶ अगर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, वो 10⁻3। कैसे, √4 क्या होता है 2, √9 क्या होता है 3, तो यानी कि इनके स्क्वायर भरा जाता है। तो अगर 10⁶ है तो कितनी बाहर आएंगी 3, ठीक है। अब अपॉन में क्या है 2, यहाँ तक समझ आया बिल्कुल अच्छे से। अब इसको एक बार प्लस में लिख दो, 200 प्लस 10⁻3/2, हर एक बार इसको माइनस में लिख दो, तो x बराबर 200 माइनस 10⁻3/2। तो बस इसे सोल्व कर लो। अब 200 प्लस 10⁻3 का मतलब क्या होगा 1000/2, प्लस करो, ये क्या होगा 1200/2, तो इसे करोगे सोल्व, क्या आएगा 600। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी 200। ऐसे सिमिलरली यहाँ 200, यहाँ से x की 1000/2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा -800/2, तो आंसर क्या आएगा x की वैल्यू -400, ठीक है। समझ आया किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू है, एक तो 600 और एक क्या है -400। ऑब्वियस सी बात है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे क्या लिख दोगे आप, नॉट पॉसिबल। सो लास्ट में लिख दोगे, सो द स्पीड विल बी 600 किलोमीटर, यानी कि स्पीड कितनी थी हमारी 600 किलोमीटर। तो स्पीड क्या रहेगी आपके यहाँ से 600, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखो स्पीड क्या आ गई आपकी यहाँ से, स्पीड को आपने x माना था, x क्या है आपका यहाँ पे 600, ठीक है। स्पीड आ गया आपका 600। आपको ड्यूरेशन पूछा था, यानी कि टाइम पूछा था, तो टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है ना। जैसे आपने यहाँ से निकाला था ना सब कुछ, तो इसमें बस आप क्या करोगे, अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है t1, टाइम निकालना है ना, तो टाइम क्या आएगा आपका, देखो t1 की वैल्यू क्या थी 600/x, ये थी बस। t1 बराबर 600/x की वैल्यू क्या है 600, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा आपका 1 आवर। क्या समझ आया आप सबको, क्लियर हुआ किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बस हम ऐसा क्वेश्चन एक और देखेंगे। अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आया, एक बार आप पीछे वीडियो करो, आपको दिखेगा इसमें किस तरीके से हमने सोल्व किया है। ऐसा कुछ नहीं है, बस इक्वेशन बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें सोल्व करना बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए ना, तो आपको मैंने 3rd चैप्टर में भी कराए थे, यहाँ पे भी कर लेते हैं। देखो क्या है, और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ना, कि मोर देन का मतलब प्लस होता है, इसका मतलब इक्वल्स टू होता है, ट्वाइस का मतलब 2 की मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ से आपको काफ़ी समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिया है। क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जहाँ फुल स्टॉप लग जाता है ना, उसके बाद से दूसरी स्टेटमेंट शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को x मान लो, न्यूमरेटर को x मान लो, ठीक है। न्यूमरेटर हमने x मान लिया, और डिनोमिनेटर को क्या मान लो आप y, डिनोमिनेटर को क्या मान लो आप y, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, यानी कि y जो है आपका, वो क्या है आपका 1 मोर देन। 1 मोर देन का मतलब 1 प्लस, मोर देन का मतलब प्लस होता है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2x आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। एक बार दोबारा देखो, इजी है। सबसे पहले न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना, लेट कर लिया। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का, वो हमारा इसका मतलब इक्वल्स टू, इसका मतलब इक्वल्स टू 1 मोर देन, यानी कि 1 प्लस मोर देन, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसकी, न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर क्या है आपका x, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2x, क्लियर है। अब तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम क्या मानते हैं x/y, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1 + 2x, यानी कि फ्रैक्शन क्या आ गया आपका x/1 + 2x, आगे नहीं आ गया। कैसे, फ्रैक्शन को आप x/y मानते थे ना 3rd चैप्टर में, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1 + 2x, यानी कि हमने फ्रैक्शन में पुट कर दिया, यानी कि x/1 + 2x। अब आगे बढ़ो, फुल स्टॉप के बाद इफ द सम, यानी कि उनका जो सम है फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का किसके बराबर है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के, यानी कि आपको कुछ दे रखा है, इसे सोल्व करेंगे अभी, आपको पता चलेगा। क्या बोला है कि सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि इनके सम का फ्रैक्शन और इनके रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसे होगा ना x/1 + 2x, ठीक है, प्लस इनका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 + 2x/x, इसका मतलब इक्वल्स टू किसके बराबर है, इसके, यानी कि 2, 6 और 21 के। समझ आया क्या बोला है कि भाई जो इसका फ्रैक्शन है और उनके फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के सम किसके बराबर है, इसके, ठीक है। बस अब सिंपल है, हो गया।
तो x बराबर 1 + 2x प्लस 1 + 2x। आप हमेशा अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें जब भी आप वीडियो को देखें, जिससे आप अपने हाथों से भी इसे सोल्व करें, जिससे हमें और क्लैरिटी आए, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। 21 2 सा 42, 42 + 6 48 है ना, 42 + 6 48, 21 किससे करेंगे तो 48/21। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो लेते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करो। मैंने बताया था ना, सबसे पहले जो चीज़ ऐसी है उसको ऐसे लिखो 1 + 2x और x एज इट इज़, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर, यानी कि x + x का स्क्वायर हो जाएगा, x × x स्क्वायर, और यहाँ के बचेगा 1 + 2x का होल स्क्वायर। क्यों, इसकी इससे करोगे, यहाँ भी 1 + 2x है, यहाँ भी 1 + 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 48/21। क्लियर है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो x² एज इट इज़ प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab इक्वल्स टू, और अपॉन में एज इट इज़ क्या है आपका x² + 2x, और इक्वल्स टू में क्या है आपका 48/21। एक बार आप देख लो कि आपको समझ में आया किस तरीके से किया हमने। अब 4x ये होगा आपका 5x² + 4x + 1 अपॉन x² + 2x इक्वल्स टू में 48/21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इससे और इसकी इससे, तो क्या होगा 21 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 5x² + 4x + 1 से, और इसकी इससे करोगे किसकी 48 की x² + 2x से। तो बस इसकी मल्टीप्लाई करना, सोल्व करना और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई स्प्लिटिंग करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, और ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, कि आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर उसके इक्वल रूट्स हों, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d = 0, आपको 3 कंडीशन बताई थी ना, d > 0, d <0, d = 0। d = 0 कब होता है, जब हमारा इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स का मतलब जब हमारी x की दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है d की वैल्यू 0 है, और हमेशा याद रखना जब भी k की वैल्यू क्वेश्चन आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको d 0 ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा इक्वल रूट्स हैं। तो d की फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac इक्वल्स टू में क्या होगा 0। अब यहाँ से a की वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी हमारी क्या नहीं बन रही, क्वालिटी की इक्वेशन नहीं बन रही। क्यों, क्वालिटी की इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, डिग्री 2 होती है। यहाँ पे तो अभी डिग्री 2 है ही नहीं, तो सबसे पहले kx के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका kx² - 2kx + 6 बनेगा। अब यहाँ से इसको देखो, इससे सोल्व करोगे ये गलत होएगा, इससे करोगे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी ये आपकी क्वालिटी की क्वेश्चन नहीं है, अब है। अब इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a क्या होगा यहाँ पे k, b क्या होगा यहाँ पे -2k, और c क्या होगा आपका यहाँ पे 6, ठीक है। तो b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है k, इंटू c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू में 0। इसे सोल्व करोगे तो 4k², 4 6 जा 24k इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा यहाँ से 4k, यहाँ के बचा है k - 6 इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4k 0 के बराबर रख दो, और एक बार k - 6 को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 6, और एक k की वैल्यू क्या आएगी 0/4 यानी कि 0। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी डिग्री होती है उतने आंसर आते हैं। कई बार बच्चे इसको इधर ले जाते हैं, अब फिर से सोल्व करते हैं और उनकी k की वैल्यू 6 आती है, और वे k की वैल्यू 0 लिखना भूल जाते हैं, तो कई बार टीचर नंबर काट लेता है। तो याद रखो जितनी डिग्री होती है उतने आंसर आते हैं। तो 2 आंसर आए ना यहाँ पे, 0 और 6, ठीक है, समझ गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम, यहाँ पे भी इसका b पार्ट है, क्या है d 0 है, तो d = 0। एक बार आप खुद ट्राई करो इसे पॉज करके, d 0 है। अब d का फॉर्मूला b² - 4ac इक्वल्स टू में 0। a क्या होगा यहाँ पे 2, b क्या होगा यहाँ पे k, c क्या होगा यहाँ पे 3। तो पुट कर लेते हैं फटाफट, तो k² - 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू में 0। तो k² - 4 2 से 8 थी 24 इक्वल्स टू में 0। तो k² बराबर 24 -24 इधर जाएगा, तो k की वैल्यू क्या जाएगी √24। अब ध्यान से देखो, जितनी डिग्री होती है उतना आंसर आते हैं। तो स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा। जब भी रूट हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस का साइन। और दूसरा लॉजिक क्या, जितनी डिग्री उतने आंसर, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देखो स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे हमने एयरक्राफ्ट वाला किया था। तो ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस है, बस डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड पे। आप सबको मैंने पहले बताया, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, लेट द स्पीड बी एक्स, स्पीड को क्या मान लो, एक्स मान लिया। एक्स मानने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे क्या लिखो, केस 1। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता ना, इससे बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे लिखो केस 2, लिखा। केस 1 कौन सा होगा, जब इनिशियली काम होगा। केस 2 कौन सा होगा, जहाँ पे
स्पीड घटाई या बढ़ाई होगी। यहाँ पे क्या लिखो SDT है ना, और यहाँ पे भी क्या लिखो SDT, ठीक है। अब स्पीड देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इसकी डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, तो शुरुआत में इसकी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी चाहे स्पीड बढ़ाओ या घटाओ। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और स्टार्टिंग में x होती है और ये t1 होती है, आप सबको पहले पता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि स्पीड को 8 किलोमीटर से घटा दिया, 8 किलोमीटर से हटा दिया, यानी कि x माइनस 8 होगा। और डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 480 किलोमीटर ही। अब अगर स्पीड कम करिए तो टाइम बढ़ा होगा पक्का, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, यानी कि उसे 3 घंटे ज़्यादा लगे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे T1 + 3, समझ में आया? T2 + 3 नहीं, T1 + 3, क्योंकि शुरुआत में उसे T1 टाइम लग रहा था, अब कितना लगेगा T1 + 3, समझ आया? अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको मैंने बताया था टाइम का लगाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या है यहाँ पे T1 है ना, डिस्टेंस क्या है 480, और स्पीड क्या है आपकी x, तो यहाँ से किया जाएगा। ऐसे यहाँ पे लगाओ, टाइम क्या है T1 + 3, डिस्टेंस क्या है 480, और स्पीड क्या है x - 8। फिर मैंने क्या बताया था, दूसरे केस को सेंटर में लिखो। तो जो दूसरा केस है इसे सेंटर में लिखो, T1 + 3 = 480/x - 8 है ना। अब इसे लिखने के बाद आपको हमेशा फर्स्ट केस से T1 की वैल्यू हमेशा मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, T1 की वैल्यू है भी, तो यहाँ पे पुट करो, तो 480/x + 3 = 480/x - 8। अब x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो 480/x - 480/x - 8। अब 3 को उधर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 480, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x - 1/x और 1/x - 8 इक्वल्स टू में क्या बचेगा -3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बस यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको उधर शफल करेंगे और आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा और करके दिखाया था मैं आपको। 480 एज इट इज़, एलसीएम कैसे लेंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसको ऐसे लिखो ब्रैकेट में। x - 8 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x - 8, और इसकी x की इधर करोगे तो -x इक्वल्स टू में क्या बन रहा है -3। अब x से x कट जाएगा, बस अब हिसाब सोल्व करना आगे। सिमिलरली जैसा आपने वो किया था ना एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन, डिट्टो, देखो ध्यान से देखो, जैसा आपने ये किया था ना पूरा सेम टू सेम उसी की तरह है बिल्कुल। यहाँ पे आ गए हम, ये कट हो गया, इक्वल्स टू में ये बचा, हिसाब सोल्व करना बिल्कुल इसी पैटर्न से, ठीक है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको क्या बोला है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चन काफ़ी परेशान करते हैं पर बहुत ईजी होते हैं, है ना। तो बस आपको इसकी बस ट्रिक बताओ ये होता क्या है। देखो भाई, कॉन्जिक्यूटिव का सिंपल सा मतलब रहता है एक के बाद एक, ठीक है। एक के बाद एक का मतलब क्या, देखो लाइक आपको मैंने बोला 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी। इसे हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक के बाद एक। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, आपको फाइंड करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आप क्या करोगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स, क्योंकि हमें पहला तो नहीं पता पहला क्या है, तो पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा आपका एक्स, दूसरा क्या होगा x + 1। अभी x + 1 क्यों हुआ, एक बात बताओ, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 1 के बाद 2 आया तो आपने कितना प्लस किया 1 में, 1 ही तो, 2 में 3, 2 के बाद 3 आया, 3 में 2 के में कितना प्लस किया जो 3 आया +1 ना। तो अगर आपने पहला x माना है तो दूसरा क्या होगा आपका x + 1, समझ आया। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से कॉमन लग गया। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, सम ऑफ हुज जीरोज इज 365। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्या बोला है कि सम ऑफ हुज जीरोज, यानी कि उसकी जीरोज का सम किसके बराबर है 365 के। जीरोस क्या होती हैं x, तो यहाँ पे x की ये देखो 2 वैल्यू हैं ये और ये, तो इन दोनों जीरोस के स्क्वायर का सम, यानी कि क्या x + x + 1, पहले इनका सम करो, सम किसके बराबर है 365 के, ऐसे लिखोगे पक्का। क्या बोला है, सम ऑफ हुज जीरोज इज 365। यहाँ पे एक और वर्ड है, सम ऑफ हुज जीरोज इज 365, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज जीरोज। अब ठीक है, क्या बोला है, सम ऑफ हुज जीरोज इज 365, तो आप ऐसे ही करोगे पक्का। पर अगर ऐसा आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज जीरोज, क्या कि उनके सम के स्क्वायर का जीरोस का सम, यानी कि उनके स्क्वायर के जीरोस का सम किसके बराबर है 365 के। तो अगर नॉर्मल अगर ये स्क्वायर ना लिखा होता तो आप ऐसे ही करते पक्का। अब स्क्वायर आ गया तो बस क्या करना है, इस पे स्क्वायर लगा दो और इस पे स्क्वायर लगा दो। बच्चे क्या करते हैं, इस पे भी स्क्वायर लगाते हैं और इस पे भी, फिर कहते हैं गलत हो गया। तो आप क्या करना है, पहले इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, इसके सम किसके बराबर है 365 के। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab इक्वल्स टू 365। x² + x² 2x² + 1 + 2x बराबर
365। अब 2x² प्लस 2x और x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो 365 माइनस 1, तो 2x² प्लस 2x बराबर 364। अब यहाँ से इसको इधर ले आओ, सब कुछ एक तरफ, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू में 0। अभी देखो इसे और सोल्व कर सकते हैं कैसे, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू में क्या बचेगा 0, 2 डिवाइड में चला गया, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो बस अब यहाँ पे आप चाहे डी का फॉर्मूला लगा लो, चाहे न्यूटन स्पीडिंग कर लो, इजी पड़ेगा। तो 182 के अगर फैक्टर बनाना है, 182 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा 2 9 से 2 1 सा, और 13 7 से 91, और 7 1 सा 7। तो बस अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है सेंटर में, तो बस बन गया फैक्टर 7 2 से 14, यानी कि फैक्टर क्या बनेंगे 14 माइनस 13, तो 14 माइनस 13 x माइनस 182, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस 13, तो x प्लस 14। अब आपको लगेगा भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस 13 ही कॉमन आएगा। मैंने आपको पहले बताया था जो ब्रैकेट यहाँ बनता है वही ब्रैकेट यहीं बनता है, सेम टू सेम। तो अगर यहाँ पे आपको x बनाना है तो पक्की बात है 13 कॉमन आएगा, और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस भी था तो माइनस कॉमन आया, ठीक है। जो ब्रैकेट यहाँ बनता है वही यहाँ बनना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सही है। अब जो चीज़ 2 बार उसको 1 बार, और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 13, और एक x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 14, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था आपको क्या निकालने हैं, पॉजिटिव निकालना है। तो एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, तो इसे क्या लिख दोगे आप, नॉट पॉसिबल। जो माइनस वाले आया उसे तो नॉट पॉसिबल, और किसे मानोगे बस जो आपका 13 आया, माइनस 14 को नॉट पॉसिबल, इसको क्या मानोगे आप पॉसिबल। तो पहला नंबर अगर 13 है तो सेकेंड नंबर क्या आएगा, क्योंकि पहले नंबर को आपने x माना था, x की वैल्यू क्या है 13। अब दूसरा नंबर क्या है, आपने क्या माना था x प्लस 1, यानी कि आंसर आएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छे से। और एक चीज़ और, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ओड का क्वेश्चन आ गया, ओड का आ गया, इवन का आ गया, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, रटने की कोई बात नहीं है। ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, यही तो होता है 1 3 5 7, ठीक है। शुरू के 4 नंबर से बन जाती है, तो 1 3 5 7। एक बात बताओ 1 में कितना जोड़ा, जो 3 आया 2 ना, 3 में कितना जोड़ा 5 आया 2, 5 में कितना जोड़ा 7 आया। तो पक्की बात है पहला नंबर क्या मानना पड़ेगा x, और दूसरा क्या मानना पड़ेगा x प्लस 2, समझ गए। और अगर इवन के लिए मानोगे वो भी सेम होगा, क्यों, इवन की सीरीज क्या शुरू होती है 2 4 6 8, है ना। तो पहला नंबर क्या मानना पड़ेगा x, और दूसरे नंबर क्या मानना पड़ेगा x प्लस 2 ही। तो अगर ओड या इवन का क्वेश्चन आ गया तो आपको x और x प्लस 2 ही मानना है, ठीक है। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है लाइक ऐसे फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो उसमें क्या मानोगे x और x प्लस 1। तो भाई थैंक यू सो मच, आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे हमने कैलकुलेशन अभी आधी छोड़ी है, आप अपने हाथों से करोगे ना ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। और इतना घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है चैप्टर, बस आपकी कैलकुलेशन जितना आप पॉलिश करोगे उतना बेटर है। इन क्वेश्चन को एक बार आप अपने हाथों से दोबारा करना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके फिर बहुत अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।